हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो हमारी पिछली सीरीज़ का है जिसमें हमने थर्ड सेमेस्टर की डीएलएड की प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाई थी। एक्चुअली एक वीडियो ये रह गया था, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था, तो बस वीडियोस एडिट करनी थी, तो उसको मैंने अभी डाला है। बेसिकली इसमें हमने थर्ड सेमेस्टर के एक विषय के बारे में बात करी है, जो है हमारा सामाजिक अध्ययन। तो इसमें हम लोग उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को बाकी वीडियोस देखने हैं थर्ड सेमेस्टर के, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखना है तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये है हमारे सामाजिक अध्ययन टॉपिक की प्रैक्टिकल फाइल की विषय सूची। इसमें 10 विषय वस्तु हैं। पहला आप देख सकते हैं, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध। दूसरा, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। तीसरा, भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन के कारण। इलाहाबाद संधि 1765 में जो हुई थी, उसकी शर्तें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। सड़क परिवहन के बारे में हम लोग देखेंगे। न्यायपालिका का ढांचा देखेंगे। एक अच्छी कर प्रणाली के लक्षण, मतलब टैक्सेशन कैसे होता है, टैक्स कैसे लगाया जाता है और उसके लक्षण क्या हैं। केंद्रीय सरकार के आय के स्रोत देखेंगे और ई बैंकिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर और उसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेज। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य युद्ध। तो इसमें हमको दो चीज़ें देखनी है फ़िलहाल, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध देखते हैं हम लोग। हुमायूं शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से संशक्ति था, अतः उसने शेरशाह को नियंत्रित करने का निश्चय किया। मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर दोनों में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। उसने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। कन्नौज का युद्ध। शेरशाह अफ़गानों की खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था, अतः 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर शेरशाह सूरी के नाम पर शासन किया। हुमायूं सिंध के रास्ते होते हुए फारस चला गया। तो दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। इसमें देखते हैं कि करके सारे हम लोग लाइंस। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति, औरंगज़ेब की दक्षिण नीति, अयोग्य सम्राट, उत्तराधिकार के नियम का अभाव, साम्राज्य की विशालता। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है, औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, जिसको जजिया कर कहा जाता है। हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया, परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। दूसरा देखते हैं, औरंगज़ेब ने 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में लगातार रहने के कारण उत्तर भारत की ओर ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बना रह गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, औरंगज़ेब के पश्चात जितने भी सम्राट हुए वे अयोग्य थे। वे अपनी आपसी समस्याओं से इतने घिरे रहते थे कि अन्यत्र कहीं ध्यान नहीं दे पाते थे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण सम्राट की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के मध्य गद्दी प्राप्त करने की होड़ मची रहती थी तथा गृह युद्ध होता था। साम्राज्य की विशालता। विशाल साम्राज्य के कारण व्यवस्थित शासन करना दुष्कर था। मतलब बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ करता था उसको राज करना और उसको एक अरेंज्ड वे में चलाना, व्यवस्थित तरीके से चलाना। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं, भारत में यूरोपीय जातियों के आगमन के कारण।
इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने इंडिया में जो यूरोपियन देश आए उसके आने के क्या क्या कारण थे। तो चलिए देखते हैं कि करके सारे पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश था, जो कि हम सब लोग जानते हैं। यहाँ की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय व्यापारियों को आकर्षित किया। यूरोपीय बाज़ार में भारतीय मसालों की बहुत अधिक मांग थी। यहाँ के मसाले यूरोप में अधिकाधिक मात्रा में बिकते थे। वेनिस और जेनीवा के व्यापारियों ने यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों, आप लोग वास्को डी गामा का तो आपने नाम सुना ही होगा। वास्को डी गामा द्वारा भारत आने का सुगम जलमार्ग खोज लेना, यह भी एक कारण था। भारत निर्मित मिट्टी के बर्तनों की यूरोपीय देशों में व्यापक मांग थी। 1453 ईस्वी में कस्तूनतूनिया पर तुर्कों का अधिकार होने का कारण यूरोप व भारत के बीच स्थल मार्ग बंद हो जाना था। तो दोस्तों, देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग देखते हैं इलाहाबाद संधि। बक्सर के युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेज़ों ने देना स्वीकार किया। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले अवध के नवाब से लेकर बादशाह को दे दिए। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल नवाब एवं क्लाइव को पारस्परिक सहयोग करना पड़ा। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कॉन्टिनेंट को दोस्तों हम लोग महाद्वीप कहते हैं। तो देखते हैं, यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसका एक ही देश ऑस्ट्रेलिया है। स्थिति और विस्तार। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में से 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है। प्राकृतिक संसाधन देखते हैं। वन, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना टाइप और भूमध्य सागरीय टाइप वनस्पति पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष बांस, पाम, यूकेलिप्टस और कौरी है। खनिज, यहाँ का प्रमुख खनिज कोयला व लौह अयस्क है। देखते हैं नेक्स्ट चीज़। प्रमुख पशु कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबर्रा आदि। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना व फल हैं। दोस्तों, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यह है सड़क परिवहन। तो दोस्तों, इस टॉपिक में कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है। इसमें बेसिकली सारे देशों का नाम, जो महत्वपूर्ण देश है उनका नाम, और उसमें कितना कुल सड़क मार्ग है, यही दर्शाया गया है। और ये जितना भी डेटा है, जितना भी इसमें सूचना दी गई है, ये सब लेटेस्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसको देखते हैं। इसमें हमने न्यायपालिका का ढांचा दिखाया गया है। ये एक डायग्राम के हेल्प से हमने दिखाया है। आप देख सकते हैं, पहला केंद्र स्तर उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में, राज्य स्तर उच्च न्यायालय इलाहाबाद। अब आप इसको देख सकते हैं, नीचे वो डिवाइडेड है सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट में, जिसको सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायालय कहते हैं। उसके नीचे सेशन कोर्ट के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय फौजदारी के मामलों के लिए, दाहिनी तरफ सिविल जज का न्यायालय दीवानी मामलों के लिए, और नीचे आप मुंसिफ का न्यायालय देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक अच्छी कर प्रणाली के लक्षण। कर प्रणाली क्या होती है? टैक्सेशन सिस्टम। तो कर प्रणाली में विविधता होनी चाहिए। कर का भार समाज पर कम पड़ना चाहिए। कर प्रणाली सरल व सुविधाजनक होनी चाहिए। कर प्रणाली लोचदार नहीं होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए। कर प्रणाली में उत्पादकता होनी चाहिए।
कर प्रणाली अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। उसमें स्पष्टता एवं मितव्ययिता होनी चाहिए। कर प्रणाली मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में सहायक होनी चाहिए। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो कि देश के आर्थिक विकास की गति को और तेज करने में सहायक बने। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उसके बाद हमारा केवल एक टॉपिक और बचेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रीय सरकार के आय के स्रोत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, जिसमें बाईं तरफ कर स्रोत हैं और दाईं तरफ गैर कर स्रोत। तो पहला वाला देखते हैं, उसमें हमने उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं, निगम कर, धन कर, सेवा कर, और दाईं तरफ देख सकते हैं करेंसी तथा टकसाल, मुद्रा एवं रजिस्ट्री, प्रशासनिक प्राप्तियां, सरकारी उपक्रमों में प्राप्त आय, ऋण पर ब्याज प्राप्ति। दोस्तों हमारा अब ये लास्ट टॉपिक बचा है 3rd सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन विषय का। देख लेते हैं इसको भी, और उसके बाद हमारे 4th सेमेस्टर के जितने वीडियोस बचे हैं वो सब कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से तात्पर्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को उनके घर, कार्यालय अथवा सार्वजनिक स्थलों पर वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनलों जैसे फ़ोन, मोबाइल, एटीएम, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के द्वारा विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है। ई बैंकिंग की कार्यप्रणाली बैंक व्यवसाय को निम्न 2 रूपों में बांट देती है, जैसे कि B2B और B2C। इसको क्या कहते हैं? B से B और B से C। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। B2B का मतलब होता है इसके अंतर्गत एक बैंक दूसरे बैंक से ईमेल तथा इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होता है। दूसरा देखते हैं, इसके अंतर्गत किसी बैंक तथा उसके ग्राहकों के मध्य होने वाला व्यावसायिक तथा वित्तीय लेन देन शामिल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सबको ये वीडियो किसी भी प्रकार हेल्पफुल लगा हो, किसी भी प्रकार आपकी मदद हुई हो, या तो आपको किसी परिचित के ये वीडियो काम आ सके जो कि DLED 3rd सेमेस्टर में हो, तो आप ज़रूर उससे शेयर करें, और आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट सीरीज़, जो कि हमारी DLED 4th सेमेस्टर की सीरीज़ है, उसके नेक्स्ट वीडियो में। उसकी फर्स्ट वीडियो हम लोग ऑलरेडी बनवा चुके हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन की है। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट करें, और बाकी के वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। मैंने 4th सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, और 3rd सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। लेट्स एंड